नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब नजर इस पर है कि वोटिंग के दिन खासकर गढ़वाल लोकसभा सीट पर क्या होगा। कई लोग हैरान हैं कि गढ़वाल सीट पर कैंपेनिंग के दौरान बीजेपी आखिर पैनिक मोड में से क्यों दिखाई दी। मुझे याद नहीं आ रहा कि देश की ऐसी कौन सी सीट होगी जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली करने आए, गृह मंत्री अमित शाह भी आए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रैली करने पहुंचे, तो यूपी के हैवीवेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए और बाकी नेताओं की तो आप छोड़ ही दीजिए। यानी अनिल बलूनी के लिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने सब कुछ झोंक दिया और फील्ड से तो ऐसे भी इनपुट आए हैं कि आरएसएस ने अतिरिक्त मोर्चा बंदी कर रखी है गढ़वाल लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी को संसद पहुंचाने के लिए। लेकिन इस बीच एक वीडियो ने मुझे बहुत चौंका दिया। वो वीडियो उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद महेंद्र भट्ट का है, जिसमें वो जोशीमठ की चुनावी सभा में रोते रोते अनिल बलूनी साहब को जिताने की जनता से अपील करते हुए नजर आए। हाथ जोड़ के विनती मेरी हाथ जोड़ के विनती आप सब लोगों से, जोशीमठ से, सर्वाधिक मतों से आपने अनिल जी को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल की बात यह है कि भट्ट साहब के आंसू तब नहीं निकले जब जोशीमठ के लोग विपदा में घिरे हुए थे। खैर, मैं बात गढ़वाल सीट पर बीजेपी के इसी पैनिक मोड की कर रहा हूं। महेंद्र भट्ट के आंसुओं से एक मैसेज ये भी निकला कि गढ़वाल सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट अनिल बलूनी को कांग्रेस की गणेश गोदियाल से कड़े मुकाबला का सामना है। नतीजा जो भी हो, लेकिन बीजेपी ने बलूनी के लिए हर वो दांव चला है जो वोटरों को लुभा सकता है। बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। फिर से दोहराना चाहता हूं, आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। वारे उत्तराखंड, अकलेमंद इशारा काफी। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं, अनिल को यहां से भेज दो, गढ़वाल की चिंता मैं करूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। तो अपने हाई प्रोफाइल कैंडिडेट अनिल बलूनी को जिताने के लिए बीजेपी ने बहुत जोर लगाए रखा, लेकिन बीजेपी के भीतर ऐसा पैनिक क्यों फैला जबकि गढ़वाल लोकसभा सीट पिछले करीब 3 दशक से बीजेपी का गढ़ है। आखिर बीजेपी को इस बार यहां इमोशनल दांव चलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ देहरादून से जुड़ रही हैं सीनियर जर्नलिस्ट मीरा रावत, जो कि चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले गढ़वाल लोकसभा सीट का मिजाज जानने गई थी। तो मीरा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार मनु जी, बहुत बढ़िया। फिलहाल तो चुनाव की तपिश जो है वो बहुत बढ़ गई है उत्तराखंड में। आपसे पिछली बार करीब 3 हफ्ते पहले मेरी बात हुई थी, तब चुनाव चढ़ रहा था। अब तो आप चुनावी माहौल देख आई हैं पहाड़ में। चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया है, अब चुनावी माहौल देख आई हैं, तो लोगों से बात की होगी आपने। क्या बात हो रही थी लोगों के बीच? जी मनु जी, देखिए, जैसे हम शुरू में भी हमने चर्चा करी थी, जब नामांकन हुआ था कांग्रेस और भाजपा का, तो उसके तुरंत बाद ही शायद मुझे लग रहा है कि हमने दूसरे दिन ही एक चर्चा हमारी हुई थी इसी मुद्दे पे, गढ़वाल लोकसभा सीट को लेकर। और तब हम लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, बड़े नेताओं की रैलियां होंगी, तो चुनाव का जो परिदृश्य है वो शायद बदल जाए। लेकिन इस बार का जो चुनाव है ना, वाकई में बहुत ही दिलचस्प चुनाव, और मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा। मतलब इसलिए नहीं देखा कि जहां एक तरफ पूरा तंत्र हो, पूरी सेना है, और एक तरफ अकेला व्यक्ति कैसे इस चुनाव को लड़ रहा है। ये वाकई में बड़ा दिलचस्प, मतलब जो दिखाई दे रहा है माहौल, वो वाकई में बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। तो मीरा जी, इस बीच एक वीडियो बड़ा वायरल है और जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड अध्यक्ष और राज्यसभा के नए नवेले सांसद बने हैं महेंद्र भट्ट, उनका एक वीडियो देख रहा हूं मैं जोशीमठ की रैली में। सीएम भी मौजूद है मंच पे, अनिल बलूनी साहब भी मौजूद हैं और वो जो है दहाड़े मार के रो रहे हैं मंच से और अपील कर रहे हैं लोगों से कि
बलूनी जी को जिता के जरूर भेजना, उनको बहुत ज्यादा सा वोट देना, और मतलब बिल्कुल रोते हुए। तो राजनीति में नाटकीयताएं चलती रहती हैं, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी की को इसकी जरूरत क्यों पड़ी गढ़वाल सीट पे, सिंपैथी हासिल करने की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब ऐसा दांव क्यों चला गया? जी मनु जी, देखिए, महेंद्र भट्ट, अभी 2 दिन पहले की ये बात है, जब वो जोशीमठ में जनसभा कर रहे थे, और ये महेंद्र भट्ट वही हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं इस समय उत्तराखंड के। तो ये वही महेंद्र भट्ट हैं जिन्होंने अब तक लगभग, जो मेरे पास जानकारी है, 12,000 से ज्यादा कांग्रेसियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, जिसमें कुछ हारे हुए विधायक हैं, कुछ जीते हुए विधायक हैं, कुछ संगठन के लोग हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं। तो इन तमाम लोगों को ये अभी तक जो है भाजपा में शामिल करा चुके हैं, और इनका दावा है, ये दावा कर रहे हैं हर जनसभा में, कि बीजेपी का हर प्रत्याशी 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है, करना भी चाहिए, जिस पार्टी के आप अध्यक्ष हैं तो आपको करना भी चाहिए। लेकिन ये तमाम दावे उस वक्त इनके ऐसे लग रहा है कि एक तरफ तो ये इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और जब अपने घर में जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस जिस जो इनकी विधानसभा है, इसी विधानसभा से ये हारे थे राजेंद्र भंडारी से, जो राजेंद्र भंडारी भी अब बीजेपी के हो गए हैं, और वहां पर इनका ये कहना कि मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, इस बार वोट जो है बलूनी जी को देना, बीजेपी को देना, बलूनी जी को जिताना है। तो ये वाकई में एक तरह से बड़ा अटपटा सा लग रहा है देखने में, कि जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े दावे कर रहा हो, वो अपने घर के लोगों के सामने वोट के लिए इस तरह से गिड़गिड़ा रहा है। अब हम थोड़ा सा इसके बैक उसमें चले जाते हैं। आपको पता होगा कि जोशीमठ में पिछले 1-1.5 साल से जो है बहुत बड़ा लंबा आंदोलन चल रहा है, जिसका नेतृत्व तो वहां पे अतुल सती जैसे लोग कर रहे हैं, नवयुग कर रहे हैं। वहां के लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिस तरह से जोशीमठ में आपदा आई, उनके घर उजड़ गए, और प्रकृति ने भी बहुत बड़ा कहर वहां पे एक तरह से ढाया, तो वो लोग पिछले लंबे समय से सड़क पे बैठे हैं। हाँ, और उनके साथ में तब तो महेंद्र भट्ट के आंसू नहीं दिखे, उस दौरान तो नहीं दिखे महेंद्र भट्ट के आंसू। जी जी, मैं इसी पे आना चाह रही हूँ, मैं इसी बात पे आना चाह रही हूँ कि उस वक्त महेंद्र भट्ट वहां पे क्यों नहीं गए। और उस समय महेंद्र भट्ट ने वहां के जो ये लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे, ये अतुल सती और इनके साथ में और बहुत सारे बेरोजगार नवयुवक भी जुड़े थे, उस समय महेंद्र भट्ट ने उनको माओवादी कह दिया कि ये तो माओवादी हैं। तो आप अब अंदाज लगाइए कि आप एक बार उनकी जब चौखट पे गए वोट मांगने के लिए, तो उनको, मुझे लग रहा है कि अब उनको अपनी गलती का भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि उनको ऐसा कुछ लगा होगा वहां पे, कि मैं आज तक तो आया नहीं और आज मैं सीधे वोट मांगने आ गया। तो ये, हालांकि ये राजनीति का चरित्र है, ये राजनेताओं का चरित्र है कि जब उन्हें लगता है कि उनके फायदे की बात हो रही है, तो उस वक्त वो कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं, कोई भी अवतार ले सकते हैं। लेकिन वाकई में ये देखा जाए तो कितना, मतलब अगर हम एक पत्रकार के नजरिए से देखें, तो वाकई में देखिए ना, क्या किस तरफ जा रहा है उत्तराखंड। आपको अपने घर में ही आज जो है आप पे आई, तो आप हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, मतलब वे योच कि बैठना का बाद भी चुपचाप नहीं वेनी, तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे होंगे पीठ वहां हाथ दन पड़ी और बुन पड़ी कि बेटा चुप हो जा, आप मैं देख लो तीन जो कुछ कान चौ करेली, आप मैं देख लो। ये तो खैर महेंद्र भट्ट की बात हुई। गौचर में राजनाथ सिंह जी की रैली हुई थी, उन्होंने जो है एक दांव चला और कहा कि आप जो है सिर्फ सांसद ही नहीं चुन रहे हैं बलूनी जी के रूप में, तो मेरा इशारा समझ जाइए। तो मतलब ये कुछ करने की जरूरत क्या पड़ी? बीजेपी उस सीट पे, तो वो तो बीजेपी का गढ़ है, गढ़वाल लोकसभा सीट गढ़ रहा है, इतने सालों से जीतते रहे हैं लगातार। तीरथ सिंह रावत भी जीत गए, जबकि इतने कद्दावर नहीं थे, उससे पहले बीसी खंडूरी तो खैर जीते रहे हैं। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, मतलब क्या इतना कड़ा मुकाबला हो गया है गढ़वाल सीट पर? जी मनु जी, बिल्कुल कड़ा मुकाबला है। और जिस दिन एक तो देखिए, गोदयाल जी को 2 चीजों का फायदा उनको मिला है। एक तो कांग्रेस की जो पहली लिस्ट जारी हुई, उसमें गढ़वाल लोकसभा सीट से गोदयाल का टिकट तय हो गया था कि यहां से गणेश गोदयाल चुनाव लड़ेंगे। दूसरा फायदा उनको यह मिला कि अनिल बलूनी की
जिस दिन अनिल बलूनी का नामांकन था, काफी भीड़ जुटी पौड़ी में। भाजपा के काफी लोग वहां पर आए थे। हालांकि थोड़ा सा रामलीला मैदान का आगे वाला पोर्शन जो था वो खाली था। हो सकता है सुरक्षा कारणों से खाली रहा हो, क्योंकि मुख्यमंत्री भी थे, केंद्रीय मंत्री थी, तो वो अलग बात है। तो काफी भीड़ जुटी, भाजपा के नॉमिनेशन में भी बहुत भीड़ जुटी। लेकिन उसके ठीक अगले दिन गोदयाल का नॉमिनेशन होना था, और गोदयाल के नॉमिनेशन में इतनी भीड़ जुटी कि बुआ खाल से लेकर और रामलीला मैदान तक पैर रखने की जगह नहीं थी। पौड़ी के लोग कह रहे थे कि हमने इतनी भीड़ पहली बार देखी। मतलब कहीं भी मार्केट से लेकर पूरी जो छोटे मोटे दुकानें थी, लोगों की छत थी, वो सारी भरी हुई थी। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं गोदयाल इस भीड़ के जरिए कहिए, या जो पहले उन्हें टिकट मिल गया, कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता है उसको बनाने में उन्होंने बढ़त हासिल कर ली थी। और उस भीड़ को देखकर भाजपा को भी ये लगा कि कहीं ना कहीं कुछ दम तो है। जी। तो भीड़ नॉमिनेशन में तो खैर शक्ति प्रदर्शन होता है, तो आपको वो भीड़ बाद की रैलियों में या बाद की सभाओं में भी दिखी गोदयाल के? जैसे आप बता रही हैं कि जब पौड़ी में उस दिन जगह नहीं थी, इतनी भीड़ हो गई थी, तो क्या वो टेम्पर वो बनाए रखा उन्होंने आगे भी इस कैंपेन के दौरान? जी बिल्कुल, बिल्कुल उन्होंने वो टेम्पो बना के रखा है। मैं जहां-जहां भी उनकी रैलियां देख रही हूं, अभी आप कोटद्वार की बात कर लीजिए, पैठाणी में उन्होंने रैली करी, ऋषिकेश में उन्होंने रैली करी, और जहां-जहां भी मैं देख रही हूँ, रामनगर में आप प्रियंका गांधी की रैली देख लीजिए। मतलब जहां-जहां भी उन्होंने रैलियां की, वो भीड़ सब जगह दिखाई दी। हो सकता है नॉमिनेशन के दिन कुछ ज्यादा रही हो, नॉमिनेशन के दिन तो एक्स्ट्रा भीड़ आती है, सब लोगों का एक मौका होता है वो दिखाने को पब्लिक को। लेकिन उनके साथ में उनका उनका यही प्लस पॉइंट है। अब हार जीत किसकी होगी, एक बंदा जीतेगा एक हारेगा, वो अलग बात है, परिणाम जो भी होगा वो अलग चीज है। लेकिन उन्होंने जो एक उनका था शुरुआती दौर से, जो एक दबाव उन्होंने भाजपा पर बना के रखा था कि वो चुनाव प्रचार में कहीं भी पीछे नहीं है, वो उन्होंने अब तक बरकरार रखा है। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो जो टेम्पो है उनका, वो अभी तक बरकरार है। तो उसके बाद बहुत कम अंतराल के बाद प्रधानमंत्री मोदी की रैली होती है, उसके बाद राजनाथ सिंह जी की रैली होती है, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली होती है, गृह मंत्री अमित शाह की रैली होती है। मुझे याद नहीं आ रहा कि इस चुनाव में देश में किसी एक लोकसभा सीट पर इतने हाई प्रोफाइल लोगों ने रैली की हो। तो क्या ये गोदियाल की वजह से हुआ, या गोदियाल को लेकर जो भीड़ बढ़ रही थी, जो जन समर्थन बढ़ रहा था, या जो सोशल मीडिया पे उनकी लगातार वो ट्रेंड कर रहे थे, क्या बीजेपी को इसलिए अलर्ट हो गई कि हाँ यार ये तो भीड़ बढ़ रही है, इसकी वजह क्या होगी? तो क्या बीजेपी को कोई डर था, ऐसा कोई आशंका थी, जबकि इनके पास तो बहुत हैवी मशीनरी है, चुनावी मशीनरी, बीजेपी तो 24/7 काम करने वाली पार्टी है। तो क्या कोई ऐसा आशंका, कोई डर की वो थी कि इतना कुछ बीजेपी को झोंकना पड़ा इस चुनाव में? जी बिल्कुल, डर बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं है। देखिए, शुरुआती दिन से ही, जब उनका नामांकन हुआ था उसके बाद से ही बीजेपी इस सीट को महत्वपूर्ण मानकर चल रही थी, ये तो तय है। क्योंकि जिस तरीके से स्टार प्रचारकों का आना यहाँ पर है, जैसे आपने कहा कि देश में किसी भी सीट पर ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए, पहले तो मोदी आ गए तो अपने आप में यही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मोदी के बाद अमित शाह को भी गारंटी देनी पड़ी कि मैं गढ़वाल के विकास की गारंटी लेता हूं। तो आप देखिए ना, कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने कहा ही है, जैसे आपने भी बताया कि आप केवल एक सांसद नहीं चुन रहे हैं। उसके बाद जो है जनरल वीके सिंह को भी लाया गया, जो आर्मी के वोटर हैं यहाँ पे, उनको लुभाने के लिए। तो डर कहीं ना कहीं है। लेकिन मनु जी, मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कि स्टार प्रचारकों के आने के बाद भी, इतने सारे स्टार प्रचारक इस सीट पर आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि गोदयाल के चुनाव प्रचार अभियान जो चल रहा है उसमें कहीं पे कोई कमी दिख रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मुझे अभी आपने बताया कि जनरल वीके सिंह को भी उस सीट पे लाया गया, ये अलग तरह की बात है, क्योंकि वीके सिंह से पहले ऐसे नहीं आए थे उस कैंपेन में। मैं मुझे जो फीडबैक मिला है ये कि गणेश गोदियाल ने अग्निवीर का मुद्दा गांव-गांव पहुंचा दिया, लोगों को समझा दिया कि आपके परिवार के, आपके रोजगार के साथ कितना बड़ा छल हुआ है।
तो क्या ये उसी की काट है कि जनरल वीके सिंह को आना पड़ा वहां पे? जी बिल्कुल। देखिए, गोदयाल जैसे ही इनके स्टार प्रचारक आ रहे हैं, गोदयाल उसके तुरंत बाद अपना अपना जो है सोशल मीडिया से वो जो है लाइव कर दे रहे हैं। वो उनके पास जो है हर हर किसी स्टार प्रचारक की काट है। मैं तो ये देख रही हूँ। जनरल वीके सिंह के आने के बाद उन्होंने तुरंत कहा कि अगर ऐसा था, भाजपा को अगर इतना ही प्रेम है सैनिकों से, तो क्यों उन्होंने अग्निवीर योजना शुरू करी? पहाड़ में तो एकमात्र साधन था फौज। और वो सबसे बड़ी बात यह है मनु जी की कहा जाता है कि भाजपा को जिताने में सबसे बड़ा रोल महिलाओं का है। लेकिन इस सीट पर गोदयाल महिलाओं को भी अपने पक्ष में करने में एक तरह से कामयाब होते दिख रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। वो महिलाओं से कह रहे हैं कि आपके घर में देखिए, आप जो रिटायर, खासतौर पे जो रिटायर सैनिक हैं, उनसे वो कह रहे हैं, उनकी पत्नियों से वो कह रहे हैं कि आप देखिए कितने आराम से आप पेंशन खा रहे हैं, आपने देश की सेवा करी, अब आप पेंशन खा रहे हैं और अपने नाती पोतों को भी पाल रहे हैं। बच्चों को तो दूर की बात है, क्योंकि बच्चे बेरोजगार हैं आज की तारीख में। कई परिवार हैं ऐसे हमारे गढ़वाल में तो खासतौर पर कि जिनको पेंशन मिल रही है और उनके बच्चे और इवन की उनके नाती पोते भी उनकी पेंशन पे पल रहे हैं। तो इसलिए ये मुद्दा जो है, ये अग्निवीर वाला जो मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है। और इसको मैं कहूंगी कि गोदयाल ने पूरी तरह से वो इसको भुनाने में कह लीजिए, वो पूरी तरह से कामयाब है। और एक तरह से देखा जाए तो ये सही भी है। और दूसरा जो मुद्दा है इस अंकिता भंडारी वाला मामला भी क्या बीजेपी को परेशान जी किया जी था? जी जी बिल्कुल, मैं उसी मामले पे आ रही हूँ। दूसरा मामला जो है वो अंकिता भंडारी का मामला है। हालांकि अंकिता भंडारी के जो आरोपी हैं वो जेल में हैं, लेकिन लोगों का ये मानना है कि इस मामले में सरकार बहुत लेट लतीफ कर रही है। होना तो ये चाहिए था कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए था और अभी तक जो आरोपी हैं उनको सजा भी हो जानी चाहिए। लोग तो फांसी की मांग कर रहे हैं सीधे सीधे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि शुरुआती दौर में भाजपा ने कहा था, भाजपा की तरफ से यह बयान आया था कि इस मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे और जल्दी से जल्दी अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय दिलाएंगे। लेकिन उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये मामला जो है अब काफी यहाँ पे गर्मा गया है। और उस वक्त जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी, आपने देखा होगा कि सारे देश का ही नहीं, विदेशी मीडिया भी यहाँ पे पहुंच गया था और कितना ट्रोल जो है अंकिता भंडारी हुई थी। लोगों को लगा, पहाड़, खासतौर पे पहाड़ के लोगों को, कि हम अपने बच्चों को अब कैसे भेजेंगे बाहर। आज भी लोग डर रहे हैं कि हम अपनी लड़कियों को कैसे भेजेंगे बाहर, जब अपने अपने प्रदेश में, इतने शांत प्रदेश में वो सुरक्षित नहीं है, तो बाहर कैसे सुरक्षित रह पाएंगी। तो ये मामला जो है महिलाओं को, खासतौर पर महिलाओं को बड़ा जो है झकझोर रहा है। और गोदयाल इस मामले में भी जो है लोगों को समझा चुके हैं कि आप देखिए, आपकी किसी की भी बेटे के साथ ये हो सकता है। तो इन दो मामलों में वो कहीं ना कहीं मुखर नजर आ रहे हैं और वोटर जो है उनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा है और उनकी बातों पे विश्वास भी कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि गोदयाल बहुत हल्के में चीजों को कह रहे हैं या हल्की बातों को कह रहे हैं। वो जो भी मुद्दे वो यहाँ पे उठा रहे हैं, वो सारे जुनून मुद्दे हैं, पहाड़ से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, जो हम लोगों को जोड़ते हैं, जो पहाड़ के लोगों को जोड़ते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि उनका जो चुनाव प्रचार का तरीका है, जो उनके मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे, उन मुद्दों पे लोग कहीं ना कहीं गंभीर होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि स्टार प्रचारक भी उनके सामने कहीं नहीं टिक रहे। तो मीरा जी, इतने साल से हम भी चुनाव देख रहे हैं, आप भी देख ही रही हैं वहां पे फील्ड में लगातार। इससे पहले मुझे याद नहीं आता कि गढ़वाल लोकसभा सीट पर कभी मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया हो। तो शायद पहली बार ऐसा दिख रहा है कि दो प्रभावी मुद्दे कम से कम दिख रहे हैं जो मतलब प्रतिद्वंदी को परेशान किए हुए है, जैसा आप बता रही हैं। तो क्या ये मुद्दे निर्णायक रहेंगे या अभी बीजेपी का जो चुनाव मशीनरी है, ये वोटिंग तक वो चीजों को पलटने की क्षमता रखती है? जी देखिए, अब कल का दिन शेष है, मतलब आज एक दिन शेष है अब चुनाव होने में। 19 तारीख को यहाँ पे चुनाव होना है। तो अब आप ये देखिए कि इतना कम समय बचा है, एक दिन का समय बचा है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी यहाँ पे कि बीजेपी के पास अपना बहुत बड़ा संगठन है, बूथ मैनेजमेंट उसका बहुत तगड़ा है। और सबसे खास बात एक और मैं आपको बताना चाहूंगी कि बीजेपी की तरफ से बहुत सारे चुनाव एक्सपर्ट जो है, इन स्टार प्रचारकों ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने एक बहुत बड़ी संख्या में
जो चुनाव विशेषज्ञ होते हैं, चुनाव मैनेजमेंट करते हैं, उनको भी इस लोकसभा सीट पर भेज दिया है, जो हर विधानसभा में तैनात किए जा चुके हैं। आरएसएस वाले अलग हैं, जो अनिल बलूनी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, और जो वहां के विधायक हैं, 14 विधानसभाएं इस लोकसभा सीट में हैं, 14 की 14 विधानसभा के विधायकों से कह दिया गया है कि आप चुनाव होने तक अपनी विधानसभा में रहेंगे। और ये भी अंदर खाने से ये भी खबरें आ रही हैं कि उनको एक तरह से निर्देश भी दे दिए गए हैं, कड़े निर्देश उनको दिए हैं कि अगर आपकी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कम वोट पाता है या मतलब उसका जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं रहता है, तो फिर आप सोच लीजिए कि आपके खिलाफ क्या हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि साम दाम दंड भेद की नीति यहाँ पे अपनाई जा रही है, और बीजेपी ने वाकई में इस सीट को जो है बहुत ही गंभीरता से बीजेपी ले रही है। अब चुनाव परिणाम क्या होगा ये तो खैर बाद की बात है, लेकिन हाँ इतना तो है कि टाइट वाली फाइट है। हाँ, इसीलिए मैं शुरू में कह रहा था कि यही मैं जानना चाह रहा था कि आखिर ये पैनिक मोड में क्यों आ गई बीजेपी, जबकि उसके पास तो इतना सब कुछ है, इतना हैवीवेट नेता है, इतना बड़ा प्रचार तंत्र है, आरएसएस है, खुद बीजेपी की चुनाव मशीनरी है। तो इस सीट पे इतना पैनिक करने की क्या जरूरत थी बीजेपी को, जबकि बीजेपी के पास एक विनिंग वो रही है पूरी सीट पे 91 से लेके अब तक 19 तक। मैं कहूँ कि 9 चुनाव में 7 बार तो बीजेपी का ही कैंडिडेट जीता है। तीरथ सिंह रावत, जिनके बारे में बहुत एक्टिव नहीं माना जाता, उनको बहुत ज्यादा तेज तरार नेता नहीं माना जाता, वो भी अच्छे खासे वोटों से जीत गए थे। तो इतना गढ़वाल लोकसभा सीट पर बीजेपी को इतना डर क्यों बैठा, इतना पैनिक क्यों? क्या सिर्फ गणेश गोदियाल ने पूरे कैंपेन को बदल दिया? जी देखिए, बिल्कुल। एक तो आपने कहा कि तीरथ सिंह जैसे लोग यहां से जीत गए। तीरथ सिंह और मनीष खंडूड़ी की चुनाव की तुलना अगर हम इस चुनाव से करें मनु जी, तो वो बिल्कुल भी दोनों में कोई समानता नहीं है। देखिए, तीरथ जैसे भी थे, मतलब काम उन्होंने कुछ नहीं किया पौड़ी लोकसभा के लिए, लेकिन वो उनकी छवि जो थी एक सरल और ईमानदार व्यक्ति के तौर पर उनकी छवि है, अभी भी है। और मनीष खंडूड़ी को कोई नहीं जानता था, यही उनकी पहचान थी कि वो भुवनचंद खंडूड़ी के बेटे हैं। उस वक्त भी मोदी के नाम पे जीते, तीरथ भी अगर जीते तो मोदी के नाम पे जीते, अपना उनका कोई इतना बड़ा जनाधार उस सीट पर नहीं था। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, जैसे आप कह रहे हैं कि इतनी पैनिक वो सीट कैसे बन गई, तो इस बार का चुनाव भी पहले यही लग रहा था, जब नॉमिनेशन नहीं हुआ था उससे पहले यही लग रहा था, और बीजेपी ने भी इस सीट को बहुत हल्के में लिया था। शायद अनिल बलूनी को भी ये एहसास नहीं था कि ये चुनाव इतना भारी पड़ जाएगा और उन्होंने जो है गांव गांव जाकर जो है वोट मांगने पड़ेंगे। शायद अनिल बलूनी जी को भी ये बात पता नहीं होगी, और बीजेपी को तो खैर था ही नहीं, उनको तो ये था कि हमें उत्तराखंड की 5 सीटें मिल ही रही हैं। लेकिन गणेश गोदियाल ने इस चुनाव को वाकई में रोचक बना दिया। उसके पीछे कई कारण है। एक तो गणेश गोदियाल लंबे समय से उत्तराखंड की राजनीति कर रहे हैं, 2 बार वो विधायक रहे, बद्री केदार समिति के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और उनका, जैसे कि मैंने पिछली बार भी जब हमारी चर्चा हुई थी तो मैंने बताया था कि गणेश गोदियाल बेहद व्यवहार कुशल है, मिलनसार है, और सबसे बड़ी जो उनकी प्रवृत्ति है वो मददगार के रूप में, उनकी जो छवि है वो एक मदद करने वाले इंसान के रूप में पब्लिक के बीच में आई है। और यही वजह है कि आज वो, और देखिए वो अपने जमीनी मुद्दों को उठा रहे हैं, और आप सही कह रहे हैं कि पहली बार कोई चुनाव है जो पहाड़ के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। अब शायद लोगों को भी लगने लगा है कि वाकई में ये मुद्दे, हमारे मुद्दे तो यही है, हमने राष्ट्रीय मुद्दों का क्या करना है। कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं। मैं जब पौड़ी गई थी, अभी मेरी बात हुई तो मैंने कहा क्या आप, तो कहने लगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो यही जीना है, यही मरना है, हमें तो ये मुद्दे, इन मुद्दों का समाधान होना चाहिए। ऐसा भी लोग सोच रहे हैं। हालांकि मोदी जी के नाम पर भी है, होगी, इस बार भी होगी वोटिंग, मोदी जी के नाम पर भी वोटिंग होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। अभी पौड़ी तो बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, हो सकता है कहीं गोदियाल जी अप हो, कहीं बीजेपी अप हो, ऐसा भी है। कुछ बेल्ट में कांग्रेस बहुत अच्छी है तो कुछ बेल्ट में डाउन भी है, ऐसा भी नहीं है कि, लेकिन टक्कर वाली बात जहां तक है वहां तक है। एक बात और है, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि गोदियाल जी, सबसे बड़ी उनकी जो खासियत है वो अपनी बोली में, अपनी गढ़वाली भाषा में पहला ऐसा प्रत्याशी होगा जो अपनी बोली में लोगों से संवाद कायम कर रहा है, और लोग कहीं ना कहीं लोगों के दिल को छू रहा है उनका भाषण। वो कोई बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, बहुत सीधी सरल और सच्ची बातें कर रहे हैं। लोगों के बीच में जाते हैं तो बहुत ही सरल भाषा में बात करते हैं,
और वही मुद्दे उठाते हैं जो वाकई में एक आदमी जिनसे जूझ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। यही वजह है कि आज जो जमीन का आदमी है वो उनसे जुड़ रहा है और अपने आप उनके साथ में लोग जुड़ते जा रहे हैं। और देखिए इस सीट पे एक चीज और हो रही है, इस सीट पे एक चीज और हो रही है कि लोग उनके लिए चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं। महिलाएं अपने पॉकेट मनी में से उनके लिए 100-100 रुपए जमा कर रही हैं। कोई 50 रुपए दे रही है, कोई 10 रुपए दे रही है, कोई 200 रुपए दे रही है, कोई 500 रुपए दे रहा है। इवन कि देहरादून से भी कुछ हमारे मित्रों से बात हुई तो उन्होंने भी गोदयाल जी को 1000 रुपए 2000 रुपए ऐसे ऐसे भेजे। तो उन्होंने लोगों को अपने से कनेक्ट कर लिया। वो कह रहे हैं मुझे 1 रुपए दो और 1 वोट दो। तो जो 1 रुपए 1 वोट का नारा है वो भी मुझे यहाँ पे काफी सफल होता हुआ दिख रहा है। मतलब लोग खुद को कनेक्ट कर रहे हैं। आप किसी चीज को, आप फ्री में आपको कोई चीज मिल जाएगी तो आप उसकी कदर नहीं करते, लेकिन आप पैसे खर्च करोगे तो आपको उसकी कदर करनी पड़ेगी। तो ये जो तरीका गोदयाल जी का है ये भी थोड़ा बहुत जो है कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ रहा है। हाँ, यही ताज्जुब की बात है कि एक आदमी और वर्सेस इतनी हैवी इलेक्शन मशीनरी, तो मतलब इसीलिए चौंका रहा है ये चुनाव कि ये मतलब ये कैसे हो गया और इतनी बड़ी पार्टी को कैसे चुनौती मिल गई, जबकि वो तो जीतते आ उनका तो दिग्विजयी घोड़ा है, वो तो हर राज्य में जाते हुए और झंडा गाड़ के आ रहा है। तो उत्तराखंड में जहाँ की आसानी से 5-0 चल रहा था, तो मतलब सभी लोग हैरान हैं, मैं भी हैरान हूँ कि कैसा हो गया। लेकिन ये जो आप बता रही हैं कि गढ़वाली में बात कर रहे हैं गणेश गोदियाल, ये बहुत मतलब मजेदार बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप राजनीतिक संवाद की भाषा जो है एक कोई भी नेता अपनी पब्लिक के बीच अब जा रहा है तो गढ़वाली में बना रहा है। मुझे 2008 या शायद 9 में कभी एक बाई इलेक्शन हुआ था धुमाकोट में, जब खंडूरी साहब को लड़ना था वहां पे चुनाव, तो तब वहां पे मैं गया था, कवर किया था, तो टीपीएस रावत साहब वहां गढ़वाली में बात कर रहे थे लोगों से, मतदाताओं से, बहुत अच्छा लगा था। तो ये दरअसल कनेक्ट करता है, ये कम्युनिकेशन का एक अच्छा जरिया है। तो अब ये बताइए कि आप लोगों से मिल चुकी हैं, जब कैंपेन चल रहा था आप देख चुकी हैं, उसकी रंगत देख चुकी हैं, तो क्या कुछ अनुमान लग पा रहा है कि गढ़वाल लोकसभा सीट का चुनाव किस तरफ जा रहा है? जी देखिए, अनुमान ये कहना तो अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन बाजी मारेगा इस सीट पर। दोनों में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि दोनों ही प्रत्याशियों में दमखम है। एक तरफ पूरी सत्ता है, पूरा काफिला है, पूरी पावर है, और दूसरी तरफ गोदयाल अकेले तो मैं नहीं कहूंगी कि वो अकेले हैं, उनके साथ में एक बहुत बड़ी जनता उनके साथ में जुड़ी हुई है, खड़ी है, जो उन्हें चुनाव लड़ा रही है। तो अब ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ इतना है कि मोदी का प्रभाव है उस सीट पर अभी। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम तो मोदी जी को जानते हैं, बाकी हम किसी को नहीं जानते, ऐसा भी है। एक तरफा चुनाव तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ इतना है कि इस सीट पर जो है कुछ भी हो सकता है, अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकता है। ये कहने भी मुझे जरा भी गुरेज नहीं है, क्योंकि जिस तरह का माहौल वहां पे है, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों ऋषिकेश में एक राष्ट्रीय मीडिया की टीम आई हुई थी और उनके साथ में जुबिन नौटियाल आए हुए थे, उत्तराखंड के जो चर्चित गायक हैं, और किस तरह का विरोध उनका वहां पर हुआ। ऐसे ऐसे शब्द लोगों ने उनके लिए इस्तेमाल किए कि मतलब हमें यहाँ पे कहने में शर्म आ रही है। तो लोग, ऐसी बात नहीं कि लोग अनजान हैं, लोग जान चुके हैं कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सारी चीजों से लोग अनजान नहीं है। तो हाँ, लेकिन ये सब माहौल जो मीरा जी आप जो बता रही हैं कि हाँ जिस तरह से माहौल आप देख रही हैं, आपको भी लग रहा है कि शायद चुनाव बहुत टाइट है, बहुत फाइट है, लेकिन बीजेपी ने जो सिखाया है वो ये कि आखिरी लड़ाई बूथ पे होगी, बूथ मैनेजमेंट जो है। तो क्या गणेश गोदियाल के पास इतना नेटवर्क है कि वो बीजेपी के उस हैवी बूथ मैनेजमेंट का मुकाबला कर पाए? क्योंकि बीजेपी तो इसमें माहिर है और लगातार जो चुनाव जीत रही है, वो उसका मैनेजमेंट, जो माइक्रो मैनेजमेंट है, वो बहुत तगड़ा है। तो क्या गणेश गोदियाल के पास इतनी ताकत है, इतने लोग हैं, इस तरह का बूथ मैनेजमेंट जो कर सकें? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही उनका सटीक रहता है। बिल्कुल, जो मतलब जहां पे जितने लोगों को उन्होंने कर रखा होगा वो उन्होंने पहले ही तैयार कर लिया होगा।
फिर इतना बड़ा संगठन बीजेपी का है, 10 साल से वो यहाँ पर हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सब तो होगा ही। अब असली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब परीक्षा है गणेश गोंदियाल की। अब एक परीक्षा से उनको और गुजरना है। यहाँ तक तो उन्होंने बहुत अच्छा अपना जो अभी तक दिखाया, जो उनका प्रदर्शन रहा है, वो बहुत ही काबिले तारीफ रहा है। जिस तरीके से वो अकेले मोर्चे पे जूझ रहे हैं, इसलिए हम उनकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के हैं, किसी पार्टी के हैं। हम इसलिए उनकी तारीफ यहाँ पे कर रहे हैं कि एक तरफ इतना बड़ा काफिला है, दूसरी तरफ वो अकेले हैं। जिस कांग्रेस का इस प्रदेश में क्या हाल है सब जानते हैं। इवन कि उनके साथ में प्रचार करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता भी नहीं जा रहे, वो भी घरों में बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ है, कोई दिख नहीं रहा है। कोई दिख नहीं रहा है कि वो कहा है। इवन कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण महारा, मैंने उनको भी किसी रैली में नहीं देखा उनके साथ। और भी नेता है, प्रीतम सिंह है, और भी हैं, तो मुझे तो कोई उनके साथ दिख नहीं रहा है। तो इसलिए हम उनकी तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि वो अकेले अपने दम पे यहां तक इस चुनाव को ले गए। क्योंकि जिस गढ़वाल लोकसभा में 5-6 जो टॉपर हैं बीजेपी के, वो सब आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो चुनाव प्रचार को बराबर बनाए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब जहां तक बूथ मैंने दिलचस्प बात यह है कि गणेश गोंदियाल ने राहुल गांधी को भी नहीं बुलाया, प्रियंका गांधी को भी बुलाया, तो वो रामनगर वाली सीट पे जो इलाके में, तो जी वो जी खुद जी ही जो है पूरा चुनाव को घुमाए हुए हैं। इतनी, और सबसे बड़ी बात है कि इतनी ताकतवर पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और जो है परेशानी पैदा कर रहे हैं। खैर, बहरहाल नतीजा जो भी होगा, अभी 19 तारीख को वोटिंग है, 4 जून को नतीजे हैं, जी देखी जाएगी। लेकिन हाँ, चुनाव इंटरेस्टिंग तो हुआ है मीरा जी, ये तो लग रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे लिए पत्रकारों के लिए तो चुनाव होना मतलब एक उत्सव का माहौल है। उत्सव का माहौल इसलिए है कि बहुत सारी खबरें निकल के आ जाती हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, और इस बहाने हम लोग बाहर भी निकल जाते हैं कि चलिए पूछते हैं पब्लिक के बीच में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुद्दे भी निकल के आते हैं, बहुत सारे मुद्दे निकल के आ जाते हैं। तो ये देखिए, चुनाव जो भी जीतेगा, लेकिन ये वाकई में लगा, गढ़वाल लोकसभा सीट पर लगा कि यहाँ पे चुनाव हो रहा है। वरना तो उत्तराखंड में अगर हम गढ़वाल लोकसभा और थोड़ा बहुत टिहरी सीट पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं बॉबी पवार, उन्होंने थोड़ा सा चुनाव को जो है दिलचस्प बनाया। वो भी देखिए, वो भी जन संघर्षों से निकले हैं, तो वहां भी चुनाव में एक रोचकता बनी हुई है। तो ये बहुत लोकतंत्र में ये होना भी चाहिए कि लड़े, फाइट हो, जीत के कोई भी आए वो अलग बात है, लेकिन नीरसता नहीं होनी चाहिए चुनाव में। और अब देखते हैं क्या होता है 4 जून को। चलिए, ये अच्छा हुआ कि चुनावी निरस्ता टूटी है ना, और एक तरफा नहीं जा रहा मामला, ये अच्छी बात है। तो जी मीरा जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी अब देखते हैं, सबकी नजरें हैं 4 जून पर। अभी तो 19 को जी वोटिंग होनी है, क्या क्या चीजें होती हैं वो आखिरी समय में वो उसी पे तय तय होगा बहुत चीजें। तो जी बहुत जी बहुत शुक्रिया बिल्कुल। मीरा जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।